है कि ईरान अपनी सेना सीरिया भेज सकता है। वहीं रूस लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी विद्रोही गुट आगे बढ़ने में कामयाब हुआ है। तो क्या बशर अल असद की सरकार जो है वो गिर सकती है, इसको समझना होगा। लेकिन साथ ही में सिप्री की एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है कि 2023 में हथियार बनाने वाली कंपनियों का जबरदस्त मुनाफा हुआ है। 100 में से 45 से ज्यादा कंपनियां अमेरिका की हैं जिन्होंने चांदी काटी है, क्योंकि जहां जहां जंग हुई वहां वहां अमेरिका, रूस और इजराइल ने अपने हथियार पहुंचाए। तो इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बड़े देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। जितनी दुनिया में ज्यादा युद्ध होंगे उतना ही उनको फायदा होगा। इसी के साथ साउथ कोरिया विचार कर रहा है कि अब उसके पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से साउथ कोरिया की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं और साउथ कोरिया को लगता है कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप एक पहल कर सकते हैं और किम जोंग उनको जो है, या कहें नॉर्थ कोरिया को परमाणु देश घोषित कर सकते हैं। उसके बाद साउथ कोरिया का क्या होगा, इसको भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में खुल गया जंग का एक और मोर्चा। अलेपो के बाद हमा की तरफ बढ़ रहे विद्रोही। सीरिया में रूस के बेस पर हो सकता है बड़ा हमला। रूस के बाद ईरान भी सीरिया में भेजेगा सेना। बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में खुल गया जंग का एक और मोर्चा। अलेपो के बाद हमा की तरफ बढ़ रहे विद्रोही। सीरिया में रूस के बेस पर हो सकता है हमला। रूस के बाद ईरान भी सीरिया में भेजेगा सेना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मिडिल ईस्ट में खुल गया जंग का एक और मोर्चा। अलेपो के बाद हमा की तरफ बढ़ रहे विद्रोही। सीरिया में रूस के बेस पर हो सकता है बड़ा हमला। रूस के बाद ईरान भी सीरिया में भेजेगा सेना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में खुल गया जंग का एक और मोर्चा। अलेपो के बाद हमा की तरफ बढ़ रहे विद्रोही। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। सीरिया में अब होगा महासंग्राम। हयात तहरीर अल शाम सब पर भारी पड़ रहा है। हयात को तुर्की अमेरिकी समर्थन मिल रहा है। अलेपो के बाद हमा का नंबर लग सकता है। रूस के टॉटस बेस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा चुका है। रूसी नौसेना के लिए लॉजिस्टिक हब है टॉटस। रूस का डेथ फ्लीट यहीं पर तैनात रहता है। सीरिया में रूस के 132 मिलिट्री पोस्ट मौजूद हैं। सीरिया में ईरान भी सेना भेजेगा, इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों ने बेचैनी बढ़ाई है। 3 अहम गुटों के बीच इस वक्त सीरिया में जंग चल रही है। सीरिया के सेना, कुर्दिश लड़ाके और तुर्क, ये 3 अहम गुट हैं जिनके बीच इस वक्त जो जंग है वो देखने को मिल रही है सीरिया में। सीरिया की सेना हो, कुर्दिश लड़ाके हैं और तुर्की हैं। इसी बीच खबर है कि बशर अल असद ने रूस और ईरान से मदद मांगी है। ईरान सीरिया में भेज सकता है सेना। इराक से लड़ाकों को भी भेजने की तैयारी चल रही है। चलिए कोशिश करेंगे चर्चा की शुरुआत आज इसी मुद्दे के साथ। 2 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल JS सोडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद। थैंक यू। जय। चर्चा की शुरुआत कर्नल JS सोडी सर करना चाहूंगा मैं आपके साथ। जिस प्रकार से सीरिया के हालात हैं और अचानक से विद्रोही गुट लगातार सीरिया की सेना को पीछे धकेल रहा है, रूस भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हम सेना भेजेंगे। सीरिया में हो क्या रहा है? सबसे अहम सवाल है कि सीरिया में ये किस चीज की लड़ाई है? क्या ये
बशर अल असद को सत्ता से हटाने की लड़ाई है, सीरिया पे कब्जे की लड़ाई है, या फिर रूस ईरान को अमेरिका चाहता है कि तुर्कों की मदद से एक टक्कर दी जाए सीरिया में? क्या इसका कारण है सर? राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 2011 में जो अरब स्प्रिंग का एक मूवमेंट शुरू हुआ था अरब देशों में, जो तुनिसिया से शुरू हुआ था, वो कई देशों में फैला। और जो उस अरब स्प्रिंग का जो मूवमेंट का मेन मुद्दा था वो था करप्शन और बहुत कम आर्थिक जो ग्रोथ था इन अरब देशों में। और सीरिया भी उन देशों में से था जिसमें ये अरब स्प्रिंग का प्रभाव बहुत पड़ा। अगर मैं एक लाइन में आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूं, सीरिया में जो हो रहा है ये सीधा लोकतंत्र के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में दो गुट बटे हुए हैं जो कि वहां पे सीरिया पे पूरा नियंत्रण चाहते हैं। और जो लोकतंत्र के पक्ष में है उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और जो लोकतंत्र के खिलाफ है जिसमें बशर अल असद जो उनके राष्ट्रपति हैं वो इस एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस के हैं, उनको पूरा रूस और ईरान का समर्थन है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमने जो कई देशों में देखी, ये अमेरिका और रूस की लड़ाई है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं वहां पिछले एक दशक से ज्यादा वहां पे इतनी अशांति फैल रखी है, इतनी अस्थिरता है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। ये पूरी लड़ाई फिर वही मुद्दे पे आ जाती है, दो सुपर पावर की लड़ाई है, अमेरिका की और रूस की। जी करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। मिडिल ईस्ट के इन हालातों को देखकर आप क्या देख रहे हैं सर? जिस प्रकार से सीरिया के मौजूदा हालात हैं, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है, ईरान में भी हमने देखा जिस प्रकार से हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए, दूसरा इजराइल के साथ लेबनान हिजबुल्लाह की बात करें, गजा की बात करें, तो ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है? बांग्लादेश को भी हम अगर जोड़ें तो कुछ उसी रास्ते पे बांग्लादेश भी है। देखिए, आज आप और हम सीरिया को लेके ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, अपना फोकस सीरिया है। और सीरिया में पिछले 14 साल से अरब स्प्रिंग से विद्रोह शुरू हुआ था जी, वो 14 साल से लगातार चल रहा है, जिसमें एस्टिमेट ये बता रहे हैं कि 5 से 6 लाख के करीब लोग मर गए हैं, 14 मिलियन के करीब बेघर हो गए हैं। तो ये आज के युग की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी त्रासदी है इस सदी की। जितना डिस्प्लेसमेंट सीरिया में हुआ है किसी में भी नहीं हुआ, इजराइल पैलेस्टाइन में भी नहीं हुआ है। तो अब पिछले एक हफ्ते से ये सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। और देखिए, गांव में सामान्यतः हम कहते हैं कि परिवार का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, समस्या है, वो सड़क पे आ जाती है तो बहुत से हित इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। और यही हाल सीरिया का हो गया है, विभिन्न हित उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। केवल अमेरिका और रशिया नहीं है, ईरान का अपना हित है, टर्की का अपना हित है, और जो इस्लामिक फोर्सेज हैं एक्सट्रीमिस्ट, उनका अपना हित है। तो ये एक तरह की द्वंद्व युद्ध की या ध्रुवीकृत स्थिति नहीं है, वहां मल्टी कोऑर्डिनेट कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस मल्टी कोऑर्डिनेट कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से सुलझाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ईरान और रशिया हैं वो बशर अल असद के साथ हैं, और तुर्की का अपना इंटरेस्ट है। देखिए, अरब कंट्रीज में प्रमुख रूप से मिडिल ईस्ट में 4 प्रमुख जातियां के समूह हैं। अरब हैं, उनके पास स्टेट है, जो पर्शियन है उनके पास स्टेट है, टर्क के पास स्टेट है, कुर्द ऐसे हैं जिनके पास कोई स्टेट नहीं है, वो 4 देशों में 4 स्टेट में बटे हुए हैं। और टर्की ये मान के चलता है कि कुर्द जो टर्की में भी हैं और सीरिया में भी हैं, और जो सीरिया में कुर्द लड़ रहे हैं वो टर्की ये मान के चल रहा है कि ये कुर्द मिलके टर्की के लिए चुनौती हो सकते हैं। इसलिए टर्की वहां से इन्वॉल्व होके जो कुर्द हैं उनको दबाने का प्रयास कर रहा है। तो टर्की का हित तो ये है। अमेरिका का हित है वो जो इस्लामिक स्टेट है उसका उभार न हो, उसको नियंत्रित करने में लगी हुई है। रशिया और ईरान है वो बशर अल असद को बनाए रखना चाहते हैं। तो एक तरह का मल्टी कोऑर्डिनेट कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें कैसे
सुलझाया जाए, ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है। और ये भी एक रिपोर्ट आ रही है कि ईरान का इसी अभी एक हफ्ते से जो कॉन्फ्लिक्ट एरप्ट हुआ है, इससे ईरान का एक रिवोल्यूशनरी गार्ड का अधिकारी मारा भी गया है। तो हालात बिगड़ रहे हैं, इससे और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस ऐसी स्थिति में बातचीत कैसे हो, बातचीत किससे की जाए, क्योंकि जब मल्टी कोऑर्डिनेट कॉन्फ्लिक्ट होता है और विभिन्न हित इन्वॉल्व हो जाते हैं, रीजनल हित भी और वैश्विक हित भी, तो उसमें बातचीत की अभी कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। और ये गृह युद्ध की स्थिति मुझे लगता है कुछ और समय के लिए बनी रहेगी। जी राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल सोडी सर, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम भी सीरिया अपनी सेना भेज सकते हैं, रूस की सेना वहां पर मौजूद है, 100 से ज्यादा मिलिट्री पोस्ट वहां पर रूस की बनी हुई हैं। ईरान इसके बीच ये कह रहा है, तो क्या एक सीधी सीधी टक्कर हम देख सकते हैं अमेरिका वर्सेस ईरान या रूस के बीच? दूसरी तरफ हम इजराइल को भी नहीं भूल सकते, इजराइल ने भी सीरिया को कहा है कि आप अपने लड़ाकों पे लगाम लगाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। हाल ही में नेतन्याहू की तरफ से यह भी बयान आया। सर राजेश जी, 21 दिसंबर 2011 को अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके तहत मिडिल ईस्ट में अधिकतर जितने अमेरिकी सैनिक तैनात थे उन्हें मिडिल ईस्ट से मूव करके इंडो पैसिफिक में भेजा गया, चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए। तो ये मिडिल ईस्ट में जो एक वॉइड क्रिएट हुआ और उसी वक्त के आसपास अरब स्प्रिंग भी शुरू हुआ, और इसी पिछले 12, 13, 14 साल में जिस तरह से रूस और चीन ने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाया, आज अमेरिका को उसकी भूल महसूस हो रही कि उसने क्यों अपने अधिकतम सैनिकों को मिडिल ईस्ट से मूव किया इंडो पैसिफिक की तरफ। अब क्योंकि रूस और चीन का दबदबा मिडिल ईस्ट में बढ़ चुका है, जो कि हम कई घटनाओं से देख सकते हैं, चाहे जिस तरह से हमस लड़ रहा है 1 साल से ज्यादा, जिस तरह से इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करनी पड़ी, उसने विजय भी नहीं डिक्लेयर की इजराइल ने, जैसे आए गए दिन बाकी अरब देशों के साथ उसके तनाव बढ़ रहे हैं। इस बात से पूरी स्पष्टि है कि रूस और चीन का जो दबदबा है वो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से हो चुका है, और सीरिया भी उसका एक जीवित एग्जाम्पल है, जहां पे अमेरिका को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है। तो पिछले 1 हफ्ते में जो ये सीरिया में जो सिचुएशन एस्केलेट हुई है, ये अमेरिका का एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है कि जो बाइडेन अपनी सत्ता को जो अगले महीने 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को सौंपेंगे, उससे पहले किसी तरह वो सीरिया पे के ज्यादा इलाकों पे जीत प्राप्त कर सकें, ताकि अमेरिकी नागरिकों को बता सकें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर था वो बहुत सफल था। जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर कराया, जिस तरह से अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि हमस के साथ भी किसी वक्त सीज फायर अनाउंस हो सकता है, ये सारी चीजें हैं दिखाने के लिए कि जो बाइडेन का कार्यकाल बहुत ही सफल था। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी बर्बादी जो बाइडेन के कार्यकाल में हुई, शायद ही किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुई हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध, चाहे अब ये सीरिया में जो चल रहा है। बेसिकली ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अगला इलेक्शन जो है यूएसए में 2029 में, उसके लिए एक बेस बना रहे हैं 2028 में, जो है कि भाई हमने बड़ी शांति लाई दुनिया में, हमने इतने युद्ध खत्म किए, लेकिन अमेरिकी नागरिक आज बहुत अक्लमंद हो चुका है, वो जान चुका है कि कौन सी पार्टी ने अमेरिका को इन युद्धों में धकेला है। ठीक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं करोड़ी सिंह जी। एक व्यापक तस्वीर को मैं आपसे समझना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट के देशों में या कहूं कि मुस्लिम देशों में हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गजा और इजराइल के साथ हिजबुल्लाह, सीरिया में पहुंच जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई देश किसी ना किसी देश के साथ टकरा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? थोड़ा लार्जर वे में बता पाएंगे? इसको हम 2 स्तर पे समझ सकते हैं राजेश जी। एक तो विद इन मेना रीजन जी, जिसको मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, उसमें देशों के आपस के संबंध जी, और दूसरा है एक्स्ट्रा रीजनल और ग्लोबल पावर्स का इन्वॉल्वमेंट, उनका सामरिक हित और उनका सुरक्षा संबंधित हित। तो इन 2 स्तर पे हम अलग अलग देखते हैं। और इसके अलावा एक बुनियादी बात यह है कि धर्म
किसी भी मजहब, किसी भी कौम नहीं हो सकता किसी भी देश में। अगर मजहब को हम कौम मान लेते हैं तो वहां संकट हमेशा होता है। तो अरब कंट्रीज में मजहब को राष्ट्र मान के या राष्ट्रवाद मान के जब चलाने की कोशिश करते हैं तो वहां संकट स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान बना मजहब के नाम पे बना, पाकिस्तान में संकट रहा, नहीं सस्टेन कर पाए, तो राष्ट्र और मजहब को हमें अलग करना पड़ेगा, जो अरब कंट्रीज में नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह से इस्लाम का जो एक्सट्रीमिस्ट पोस्टर है वो सामने आ रहा है, और उसमें आपस में भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, MENA रीजन के कंट्री हैं, वो भी टकरा रहे हैं। दूसरा, बाहर की शक्तियों का इंटरेस्ट, एक तो देखिए पेट्रोलियम है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है। दूसरा, उनका इंटरेस्ट ये है कि व्यापार है, यूरोप से या दूसरी साइड से जो व्यापार होता है एशिया के साथ, वो उसी रूट से होता है, तो व्यापारिक रूट रह गया। और इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी, अपना डोमिनेशन दुनिया में बनाए रखना चाहता है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो। क्योंकि देखिए, अमेरिका को हम देखें तो 2 वर्ल्ड वार की स्थिति देखें, अमेरिका इन्वॉल्व था, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही तेज गति से बढ़ी वर्ल्ड वार्स के दौरान। तो जिसको जिस साधन से फायदा मिल जाता है उसका उसमें अबाइडिंग फेथ हो जाता है। तो अमेरिका का एक फेथ है कि प्रोक्सी वार लड़ो, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, तो अमेरिका की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और अमेरिका का नेतृत्व भी बना रहेगा। और इसके लिए दोनों ट्रंप और बाइडेन प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। दोनों अमेरिका का डोमिनेशन बनाए रखना चाहते हैं, और उस डोमिनेशन में, जैसा अभी सोडी साहब ने कहा कि मिडिल ईस्ट पिवट का सिद्धांत था, जिससे वो अपने इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक रीजन और दूसरी जगह भी अपना प्रभाव बढ़ा सकें, और वहां से मिडिल ईस्ट से अमेरिका ने सेनाएं चाइना को कर्टेल करने के लिए उधर डाइवर्ट कर दी, इसलिए अमेरिका के हाथ से स्थिति निकल गई, वो मैनेज नहीं कर पाए। तो जब अलग अलग हित टकराते हैं तो फिर सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही मिडिल ईस्ट की स्थिति है। और वहां एनर्जी का सोर्स सबसे बड़ा है, उसकी वजह से और ज्यादा विकट संकट हो जाता है। जी ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, सिप्री की रिपोर्ट ने दुनिया को फिर चौंकाया। दुनिया में लगी हथियारों को खरीदने की होड़, $1 खरब से ज्यादा के हथियार बिके हैं 2023 में। हथियार बेचकर जमकर पैसे कमा रहा यूरोप। हथियार बेचकर जमकर पैसे कमा रहा है यूरोप। सिप्री की रिपोर्ट ने फिर दुनिया को चौंकाया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, दुनिया में लगी हथियार खरीदने की होड़। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। दुनिया में हथियारों की मांग, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2023 में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बिक्री 4% बढ़कर $632 बिलियन हथियारों की हुई है, यानी कि जमकर इजाफा जो है वो हुआ है। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों को फायदा मिला है। टॉप 100 में 41 जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की हैं जिनको ये फायदा मिला है। रूस की कंपनियों ने भी जमकर पैसा कमाया है। हथियार बिक्री में 40% की वृद्धि हुई है रूस की कंपनियों में भी। रूस के बाद इजराइल को भी काफी फायदा हुआ है। $13.6 बिलियन की रिकॉर्ड बिक्री इजराइल ने भी दर्ज की है। तो सिप्री की रिपोर्ट ये बताती है, जिस अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, और ये मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि मैं इसे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेहमानों से समझने की कोशिश करूंगा। कर्नल JS सोडी सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
उसके बाद हम देखते हैं यूरोप की जमीन पर शायद ही कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया हो। रूस यूक्रेन को यूरेशिया को छोड़ दें तो, और जो मुनाफा है वो हम देख रहे हैं कि यूरोप जमकर कमा रहा है। लड़ाई या तो एशिया में हो रही है, या अफ्रीका में हो रही है, या मिडिल ईस्ट में हो रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो सीधा यूरोप जा रहा है। ये क्या खेल खेला जा रहा है सर दुनिया में? राजेश जी, दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां, उसमें से 6 अमेरिका में स्थित है, ओके, और 3 यूरोप में स्थित है, और एक जो है टॉप 10 में वो चीन में स्थित है। जब से अमेरिका आजाद हुआ 1766 में, तब से लेके आज तक अमेरिका ने 201 जंगों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध से चलती है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग से चलती है। तो दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क है। तभी अमेरिका दुनिया के किसी कोने में लड़ाई झगड़ा हो, अमेरिका कूद के पहुंचता है हथियार बेचने के लिए, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था वॉर इकोनॉमी है, यानी युद्ध से चलती है। अब जहां तक बात है सिपरी की रिपोर्ट की, ये सिपरी की जो रिपोर्ट है ये कुछ चौंकाने वाली नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि दुनिया में 2 बड़े युद्ध तो चल रहे हैं, बल्कि आज जब हम बात करें दुनिया में 13 वॉर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, जिसमें 2 तो हम जानते हैं, जो रूस यूक्रेन और इजराइल हमास की, और 13 और छोटी लड़ाइयां चल रही हैं। तो ये जो ये इकोनॉमी है यूरोप के देशों की, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है और उसकी वॉर इकोनॉमी है, इन्हें युद्ध चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेन करने के लिए, अन्यथा वहां पे रिसेशन आ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी और उनके नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी है। तो कुछ भी हो, अमेरिका ने इन युद्धों में हिस्सा लेना है, हथियार बेचने हैं। तो मेरी राय में ये सिपरी की रिपोर्ट कोई चौंकाने वाली नहीं है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती ही युद्ध के ऊपर है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राजेश जी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर किसी देश ने सबसे बड़ा सैनिक बिल्डअप किया है वो चीन किया है। और ये बयान दिया एडमिरल सैमुअल पपारो ने, जो कि अमेरिकी सेना के कमांडर है इंडो पैसिफिक कमांड के। उन्होंने 28 अक्टूबर को बयान दिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वो चीन कर रहा है। तो चीन इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप क्यों कर रहा है, जब चीन को पता है कोई भी दुनिया का देश उस पर युद्ध करने का सोच भी नहीं सकता है, अमेरिका भी चीन पे युद्ध नहीं कर सकता है। ये एक बार फिर साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में चीन भी युद्ध करेगा, और पहला जो उसका सैनिक लक्ष्य है वो ताइवान, जो कि 2027 में वो उस पर युद्ध करेगा। यानी कि जो अब हम देख रहे हैं कि ये शायद आखिरी युद्ध है रूस यूक्रेन के, इजराइल हमास के, ये आखिरी युद्ध नहीं है। युद्ध का जमाना तो शुरू होना है, क्योंकि अगले 40 सालों में चीन ने 6 युद्ध लड़ने हैं। उसमें पहला युद्ध है ताइवान के लिए 2027 में, और तीसरा युद्ध है ज्वाइंट फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के साथ, जो भारत पे करेगा 2035 में। तो अभी तो दुनिया ने युद्ध का जमाना देखना है, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो मैं कहूं छोटे ट्रेलर शुरू हैं, असली युद्ध तो चीन ने लड़ना है आने वाले 4 दशकों में। ठीक, करोड़ी सिंह जी, क्योंकि मेरे लिए ये रिपोर्ट इसलिए चौंकाने वाली थी, जब मैं देख रहा था, और वाकई में बड़े इंटरेस्ट से मैं देख रहा था कि यूरोप के देशों में आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है, यूरोप के देशों में कोई मारामारी नहीं है। रूस यूक्रेन को अगर हम छोड़ दें तो इससे पहले हमने देखा कि कोई दुश्मनी नहीं, कोई मारामारी नहीं, लेकिन हथियारों की तमाम बड़ी कंपनियां यूरोप के अंदर हैं। वहीं से नए नए तरह के हथियार, नई नई तरह की मिसाइलें बन रही हैं, वो एशिया के बाज़ारों में पहुंच रही हैं, वो मिडिल ईस्ट में पहुंच रही हैं, वो जाकर अफ्रीका के देशों में भी पहुंच रही हैं। और तमाम एशिया की बात कर लें, मिडिल ईस्ट की बात करें, अफ्रीका की बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग लड़ रहे हैं। उनको इस चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि आपस की इस लड़ाई का फायदा जो है अंकल सैम बैठकर यूरोप में उड़ा रहा है, और मजे से वो बैठकर पिज्जा भी खा रहा है। देखिए राजेश जी, आपने स्थिति को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया, लेकिन यूरोप के देशों को हम देखें बहुत बड़ा डैमेज वो सहन कर चुके हैं जी। दोनों वर्ल्ड वार्स में यूरोप का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। इसके साथ चाइना और रशिया के लोग भी सबसे ज्यादा मरे।
अमेरिका को वर्ल्ड वार से कोई डैमेज नहीं हुआ। और जैसा सोडी साहब ने बताया, इसीलिए अमेरिका की वार इकोनॉमी है। अमेरिका की जमीन पे कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई एक्सेप्ट उनका अपना सिविल वार लड़ा गया। तो अमेरिका वार से दूर रहता है और दूसरों को लड़वाता है, और इसीलिए अमेरिका में हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और वो कंपनियां हैं वो दबाव बनाती हैं, नीति निर्माण वैसा ही करवाती हैं कि अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, उसमें प्रेशर ग्रुप होते हैं, लॉबिंग होता है, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, और जो प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग होते हैं, कंपनियां लॉबिंग करती हैं, वो अपने हित में नीतियों का निर्माण करवाती हैं, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होता है, अच्छा या बुरा हम नहीं करें, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में अब यूरोप बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, और फिर अमेरिका ने यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन में मार्शल प्लान लाके यूरोप को वापस बिल्डअप किया है। अब वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी, देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम है अमेरिका की भी और यूरोपियन कंट्रीज की भी, तो वो क्या करें, अपना नेतृत्व अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ये करते हैं। और सिप्री की रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, निरंतर रूप से सिप्री इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और पिछली रिपोर्ट में सिप्री ने ये बताया था कि दुनिया का 2.4 ट्रिलियन डॉलर है वो मिलिट्री पे खर्च हो रहा है, और उनमें 39% अकेला अमेरिका करता है खर्च। तो अमेरिका की वार इकोनॉमी होना स्वाभाविक है जब मिलिट्री पे पूरी दुनिया का 39% कर रहा है। तो अमेरिका की जो कूटनीति है उसको मैं एग्रेसिव कूटनीति कह सकता हूं, लेकिन चाइना की जो कूटनीति है वो क्वाइट डिप्लोमेसी है, शांत कूटनीति है। तो दोनों की कूटनीति अलग अलग तरीके की है। चाइना भी हथियार बना रहा है, हथियार बेच रहा है, लेकिन साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स तैयार करके दुनिया की कंज्यूमर आइटम्स हैं, इवन यूरोप और अमेरिका की जो कंज्यूमर नीड्स हैं वो चाइना फुलफिल कर रहा है। तो चाइना डुअल रोल प्ले कर रहा है, जबकि यूरोप और अमेरिका हैं वो हथियार बनाने में या हाई टेक आइटम्स बनाने में ही अपना खर्चा कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और यूरोप ये चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे हाई टेक में, वेपन्स में, तो हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। अगर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में राइज हो गया और वो शांति से आगे बढ़ गए तो उनके नेतृत्व को चुनौती होगी। और इसीलिए ट्रंप ने ब्रिक्स को चैलेंज किया है कि मैं 100% टेरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स कंट्रीज पे। अलग उन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात की और डॉलर में व्यापार नहीं किया। तो अमेरिका के सामने हथियारों के अलावा अब अर्थव्यवस्था की भी चुनौती है। तो बाइडेन ने जो रास्ता चुना वो हथियारों वाला, मिलिट्री वाला चुना। ट्रंप जो रास्ता चुन रहे हैं वो अमेरिका को आर्थिक दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 बनाए रखे, आर्थिक जो डोमिनेशन है, आधिपत्य है, वो भी बनाए रखना चाहते हैं। तो अमेरिका में जो भी नेतृत्व हो उनका उद्देश्य अमेरिका को नंबर 1 बना के रखना है, दुनिया को लीडरशिप देना है, दुनिया में आधिपत्य बनाए रखना है। जी राजेश जी, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, बड़ा अहम पॉइंट एक और हमारे पास। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वापसी से टेंशन में साउथ कोरिया। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के रिश्तों से टेंशन आई है। परमाणु हथियार बनाने की सोच रहा है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसी चाहत ने साउथ कोरिया को टेंशन में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वापसी से टेंशन में साउथ कोरिया। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके रिश्तों से टेंशन। परमाणु हथियार बनाने की सोच रहा है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डोनाल्ड, साउथ कोरिया बनाएगा परमाणु बम। ट्रंप के सत्ता में लौटने से टेंशन बढ़ चुकी है। किम और ट्रंप के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती है। 2017 से 2021 तक 3 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 30 जून 2019 किम से मिले थे ट्रंप, और नॉर्थ कोरिया की जमीन पर ट्रंप ने कदम रखा था। इतिहास में पहली बार ऐसा था कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया की जमीन पर गया हो, तो इसलिए उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है।
नॉर्थ कोरिया से प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप हटा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, ऐसा आभास अब साउथ कोरिया को हो रहा है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। नॉर्थ कोरिया को परमाणु देश मान सकते हैं ट्रंप, और अगर ऐसा होता है तो इस साउथ कोरिया के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। साउथ कोरिया भी बना सकता है परमाणु बम। 5000 परमाणु बम बनाने का प्लूटोनियम मौजूद है इस वक्त साउथ कोरिया के पास। 1 महीने में तैयार कर सकता है कई परमाणु बम। अमेरिका से भी परमाणु बम डिप्लॉय करने की मांग कर सकता है। बाइडेन ये फैसला जाते जाते ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ पावर को बैलेंस करने की कोशिश इस वक्त साउथ कोरिया कर रहा है। ये बड़ा अहम मुद्दा है। और कर्नल सोडी सर के पास हम चलेंगे। कर्नल सोडी सर, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे हैं, दुनिया भर में टेंशन हम देख रहे हैं, कई देशों में टेंशन है, कई बड़े खुश हैं, लेकिन साउथ कोरिया की ये टेंशन कितनी वाजिब है कि किम जोंग उन डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो उन्हें उस मोड़ तक ले जा सकते हैं जहां पर वो विचार करें कि उनके पास भी परमाणु बम होने चाहिए। सर राजेश जी, साउथ कोरिया का चिंता करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, उसके बाद वो दुनिया के किसी जंग में नहीं पड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो बार बार अपने चुनावी रैलियों में बोल चुके हैं कि मैं अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं हिस्सा लेने दूंगा, मैं सिर्फ अमेरिका पे फोकस करूंगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे, मेरे लिए मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट ही होगा। अब 4 साल तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे कि दुनिया में कोई भी लड़ाई में अमेरिका नहीं हिस्सा ले जी। लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा जब जब अगला इलेक्शन होगा अमेरिका का 2028 में, उसे डोनाल्ड ट्रंप तो खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी अमेरिकी नागरिक 2 ही बारी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये जो 2028 के बाद की सिचुएशन है, ये दक्षिण कोरिया को चिंता दे रही, क्योंकि ये जो 4 साल हैं, अगले 4 साल, इसमें तो नॉर्थ कोरिया कुछ करेगा नहीं साउथ कोरिया पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप होंगे सत्ता में। लेकिन इन 4 साल में नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा करेगा, और नॉर्थ कोरिया में जो होता है सारा गुप्त रहता है, उसकी कोई खबर दुनिया को नहीं होती। अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा दुनिया को भनक नहीं लगेगी। लेकिन ये अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में रहते हुए उत्तर कोरिया अपनी सैनिक शक्ति में इतना इजाफा करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद, जब 2028 में नए इलेक्शन होंगे, उसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे वार कर सकता है, क्योंकि किम जोंग उन का एक सपना है कोरिया का रीयूनिफिकेशन। और किम जोंग उन भी जानते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं है, उन्हें काफी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपने जीवन काल में नॉर्थ कोरिया को यूनाइट करना चाहते हैं, और इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप का वेट करेंगे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल पूरे हों वो साउथ कोरिया पे अटैक करें। और यही जो चिंता है, ये दक्षिण कोरिया को परमाणु हथियार बनाने के तरफ खींची जा रही है, और ये बिल्कुल सही है उनकी चिंता, जैसे मैंने शुरू में बताया। बिल्कुल सर, मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन करोड़ी सिंह जी, किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को आप देखेंगे? पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की जमीन पर कदम रखा था, आज तक ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि खुद किम जोंग उन ये कह चुके हैं कि उन्हें इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप लौट चुके हैं, तो क्या कुछ साउथ कोरिया पर इसका इफेक्ट हो सकता है? सर देखिए राजेश जी, जब से ट्रंप आए हैं जी, केवल साउथ कोरिया ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देश, अमेरिका के पड़ोसी हैं, वो भी टेंशन में हैं, कनाडा और मेक्सिको भी टेंशन में हैं, ब्रिक्स कंट्रीज टेंशन में हैं, नेटो के अलाई हैं अमेरिका के, वो भी टेंशन में हैं। तो साउथ कोरिया और जापान भी अमेरिका के अलाई हैं, तो ये भी टेंशन में होंगे। और जापान भी ये सोच रहा है कि जो जापान के संविधान में ये है कि वार का त्याग करेगा जापान, कहीं लड़ाई नहीं लड़ेगा, सेना नहीं रखेगा, तो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको रेगुलर आर्मी में जापान भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी साइड भी हम देखते हैं कि जापान, साउथ कोरिया और चीन कुछ महीनों पहले ट्राइलेटरल बातचीत कर चुके हैं, तो ये कूटनीति भी दूसरे तरीके से चल रही है। जहां तक नॉर्थ कोरिया के सोडी साहब ने बताया कि साउथ कोरिया पे अटैक कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आके इस तरह के अटैक को प्रोत्साहित करेगा। हाँ, हो सकता है कि जैसे जर्मन यूनिफिकेशन हुआ
उस तरह का दोनों कोरियाओं का यूनिफिकेशन हो सके, क्योंकि जातीय और राष्ट्रीयता उस तरीके से एक समुदाय के लोग हैं, तो उस तरह का यूनिफिकेशन की तरफ कोरिया बढ़ सकता है, ट्रंप उसको फैसिलिटेट कर सकता है, ये हो सकता है। तो ट्रंप मुझे नहीं लगता कि साउथ कोरिया को इतनी लिबर्टी देंगे, क्योंकि अमेरिकन बेस है ऑलरेडी वहां, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी भी है, लेकिन अमेरिका कहीं भी अपनी सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है, अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, ये ट्रंप की नीति है। जिन देशों को अमेरिका सुरक्षा दे रहा है वो देश अपना खर्चा खुद दें। तो इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से देश हैं वो टेंशन में हैं, इसीलिए नाटो भी टेंशन में है। लेकिन कोई बाइडेन और ट्रंप की कोई उद्देश्यों में अंतर नहीं है। दोनों अमेरिका का डोमिनेशन बनाए रखना चाहते हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं, और ट्रंप का जब रास्ता अलग है इसलिए विभिन्न देशों में टेंशन है। साउथ कोरिया में भी टेंशन है कि ट्रंप क्या कर सकता है, और कुछ ये मान के चलते हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को लेके भी ऐसा कहा जा रहा है, और इसलिए ये टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कोई वार की स्थिति को प्रमोट करेंगे। अगर नॉर्थ कोरिया के नजदीक भी होंगे तो वहां यूनिफिकेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी राजेश। ठीक है सर, मैं कर्नल सोडी सर आपके पास आ रहा हूं। एक आखिरी पॉइंट में समझना चाहूंगा आपसे कि हाल ही में रूस और चाइना की नेवल एक्सरसाइज होती है, एयर एक्सरसाइज भी होती है, और रूस के और चाइना के जो बॉम्बर्स हैं वो साउथ कोरिया की जमीन तक पहुंचते हैं, जापान के एयर स्पेस तक पहुंचते हैं, और साउथ कोरिया के भी एयर स्पेस तक पहुंचते हैं। क्या ये जो एक अलग गुट जो बन रहा है जिसमें नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन, इसने एक अलग सी टेंशन पैदा कर दी है ईस्ट चाइना सी में, फिर वो जापान हो, फिलीपींस हो या फिर साउथ कोरिया हो, और इसका प्रेशर हम देख रहे हैं इस वक्त। राजेश जी, इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव ग्रांट स्नैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे, और इन नए युद्ध के मोर्चों के पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनका यह बयान सही और सटीक साबित हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो नए तनाव बढ़ रहे हैं उनके पीछे यही चारों देश हैं। और ये जो चारों देशों की इतनी अटूट दोस्ती हो रखी है, ये वाकई में दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अगर अब अमेरिका ने इन चारों देशों के इकट्ठे होने को नहीं रोका तो दुनिया के लिए आने वाले समय में ऐसी दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि ये जो चारों देश हैं ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये कट्टरवादी देश हैं। अगर इन्हें एक भी सफलता मिली ये दुनिया में कहर मचा देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जय सोडी सर बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।